हेलो एवरीवन, मैं कारक सर आपको स्वागत करता हूँ कारक एकेडमी में। हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में पहुँच जाते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस है। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है क्योंकि ये एक पूरा पाथवे बताता है। ठीक है, ये पूरा एक पाथवे बताता है, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्जाम्स कि मतलब इसमें से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट में जितने सवाल बन सकते हैं वो कवर करते हैं। ठीक है, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या है उसका पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्लाइकोस फॉर शुगर, मतलब ग्लाइको और लाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, शुगर का स्प्लिटिंग होना। शुगर हमारे केस में ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का स्प्लिट होना इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और इसका स्कीम कि ये ग्लूकोज टूटना किस तरह से होता है, डायरेक्टली टूट जा रहा है नहीं, उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ग्लूकोज का टूटना, इसका स्कीम इन तीनों ने स्टडी किया था, गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरऑफ एंड जे पार्नस। साइंस में कोई भी डिस्कवरी एज सच एक सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं होता, वो कंट्रीब्यूशन होता है मेनी पीपल। तो इसी में इन तीनों ने कंट्रीब्यूट करके इस स्टडी को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्बेडेन, मेयर ऑफ पार्नस। पूरा नाम भी याद करना। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस ने को किसने दिया था, इन तीनों का नाम। एंड इज ऑफन, मतलब ग्लाइकोलाइसिस इज ऑफन रिफर्ड टू एज ईएमपी पाथवे। इनका जो लास्ट नेम का इनिशियल्स है ईएमपी। ठीक है, इनसे हमने नाम दिया गया, हमने ग्लाइकोलाइसिस को एक और नाम दे दिया है जिसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अच्छा चलो, इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। इन एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। मतलब एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, ऐसे ऑर्गेनिज्म, उनमें ये एक इकलौता स्टेप है रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या होता है वो बात की बात। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर ओनली दिखाया है तो ये सवाल में आ सकता है, आपको याद रखना। ठीक है, ओनली स्टेप है। ठीक है, नाउ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अच्छा, ये लोकेशन बोल रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। वेरस दूसरे जो प्रोसेस है, दूसरे जो साइकिल्स है, दूसरे जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन और रेस्पिरेशन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो एक इकलौता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, इंपॉर्टेंट बात है। एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म हर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। बस एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये एक इकलौता रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है और उसके बाद कुछ और होता है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, in this process glucose undergo partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. क्या कह रहा है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिड, ग्लूकोज एक शुगर मॉलिक्यूल है, उससे एसिड कैसे बना दिया। बेसिकली ये एक ही है, ऑर्गेनिक एसिड को ही हम ग्लूकोज में कन्वर्ट किए थे जब फोटोसिंथेसिस हुआ था, जो अगला चैप्टर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज को हमने तोड़ा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अभी टू मॉलिक्यूल्स क्योंकि मैं बता दूं, ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर ये इसको तोड़ेंगे, अगर तीन तीन मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, तीन तीन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, जो कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए 2 करके रखा है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड 2 बनता है। ठीक है, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, तो 2 पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन, 3 × 2
ठीक है। अच्छा वही 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, मान लो ये 6 कार्बन का है, 3 3 कार्बन का है ग्लूकोज ऐसा, उसको मैंने 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया है पायरुविक एसिड में, समझ रहे हो? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट्स द ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज। इन प्लांट्स ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? सुक्रोज से। बेसिकली प्लांट ग्लूकोज बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अभी हम इसके बाद। हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास फ्रुक्टोज है, दोनों को सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर लगभग हूबहू आइडेंटिकल होता है, ग्लूकोज भी और सुक्रोज भी। इसका फॉर्मूला 66H12O6, दोनों का सेम फॉर्मूला। अच्छा, बस इन दोनों में एक प्रॉपर्टी का फर्क है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल, मैं ग्लूकोज अगर बाल को इस तरफ रखता है तो फ्रुक्टोज बाल को इस तरफ रखता है, बाकी दिखता सेम है। तो एज सच यही बात है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, आइसोमर है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ग्लूकोज को अगर फ्रुक्टोज से जोड़ देते हैं तो इस फॉर्म को हम सुक्रोज बोलेंगे, और ये चीज ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। मतलब मान लो स्टेम के अंदर सुक्रोज लीफ के अंदर सुक्रोज बना, वो नीचे तक रूट तक ट्रांसपोर्ट होते समय सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। अगर प्लांट को स्टोर करना है, ठीक है, स्टोर करना है इस ग्लूकोज को, तो वो इसको एक माले के रूप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मोतियों की माला नहीं होती, उसमें एक मोती को धागे से पिरो देते हैं दूसरे मोती में, ठीक है, ऐसे हम मोतियों का माला बना लेते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज को जोड़ा जाता है, ऐसे ग्लूकोज को जोड़ते जोड़ते एक मोतियों की माला बना देती है, और उसको हम किसी स्ट्रक्चर में फोल्ड कर लेते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं। ये लोकलाइज हो गया। अब इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब नीड होगा तब इसको ब्रेक करके ग्लूकोज निकाला जा सकता है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, इन प्लांट ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज, मतलब ग्लूकोज मिलता कहाँ पे? सुक्रोज में, सुक्रोज को तोड़ के, ठीक है, विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मुझे ग्लूकोज मिला, सुक्रोज को तोड़ के हमने ग्लूकोज को प्राप्त कर लिया, ठीक है। और या तो सुक्रोज से मिलेगा ग्लूकोज, या तो फ्रॉम स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाउ सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैंने बोला ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को जोड़ के बनाया जाता है, तो अगर मुझे ग्लूकोज चाहिए होगा तो सुक्रोज को तोड़ के बनाऊंगा बाय द एंजाइम। अपने आप टूटता नहीं है, एक एंजाइम तोड़ता है, वो एंजाइम होता है इन्वर्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर इसके बाद से ये पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी एंजाइम का मेंशनिंग हुआ होगा तो वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अगर एंजाइम मेंशन है तो याद रखना है, ये बात ध्यान में रखना। एक तो एंजाइम मेंशन जिस स्टेप में होगा उसको याद रखना है। एक तो जहाँ पे एटीपी या NADH का फॉर्मेशन या यूटिलाइजेशन हो रहा है वो याद रखना है, उसका स्टेप याद रखना है कि वो कौन से प्रोसेस में निकल रहा है और उस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है। ये दो चीज याद रख लोगे तो आपका पूरा का पूरा कोई भी सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इवन एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे बोला है, अगर मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो इसने बोला, while studying the steps of glycolysis please note the steps at which utilization or synthesis of ATP or NADH plus takes place, ठीक है। ये दोनों चीज में जहाँ पे भी यूज हो रहा है, जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाले स्टेप, जैसे कि मान लो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, जैसे कि पहला स्टेप में भी यही हो रहा है, ठीक है। इस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा एंजाइम ये प्रोसेस को करवा रहा है, वो एंजाइम अगर एनसीईआरटी में मेंशन है तो इतना तो याद रखना ही, ठीक है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस को खत्म करेंगे। चलो ठीक है। तो बेसिकली इन्वर्ट शुगर
invertase and these sucrose is converted to glucose and fructose by the enzyme invertase and these two monosaccharide readily enter the glycolytic path. अच्छा अच्छा अभी मोनोसैकेराइड का थोड़ा सा बता दूं आपको. मोनो का मतलब होता है वन, सैकेराइड मतलब यूनिट ऑफ शुगर, तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है सिंगल यूनिट ऑफ शुगर. बेसिकली मैंने बोला कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उनको मोनोसैकेराइड बोलते हैं, सिंगल यूनिट. उसको जोड़ के मान लो एक मोनोसैकेराइड में मैंने एक और मोनोसैकेराइड जोड़ दिया तो डाइसैकेराइड बोलूंगा मैं. ऐसे ही पॉलीसैकेराइड, इसका पॉलीमराइजेशन कर दूंगा तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा. तो ऐसे ही मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को मोनोसैकेराइड बोलते हैं. अच्छा, कह रहा है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रेडिली एंटर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. वो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में आराम से घुस सकता है, ठीक है, घुस जाता है, ठीक है. क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज दिख रहा है, अच्छा ग्लूकोज यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है. फ्रुक्टोज कुछ इस लेवल पे एंटर करेगा, ठीक है, इस लेवल पे एंटर करेगा. मैं बता रहा हूँ, फ्रुक्टोज के बारे में अलग से मेंशन नहीं है, लिख दिया गया है बस, ठीक है. इसमें एलाबोरेशन का जरूरत है थोड़ा सा, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है. बेसिकली इस पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा, जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, उसने सनलाइट को ट्रैप किया. लाइट एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को होल्ड करके रखना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, वो अनस्टेबल होता है. तो प्लांट क्या करने की कोशिश करती है, इस एनर्जी को कुछ स्टेबल फॉर्म में रखती है, स्टेबल बनाती है. तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड में इस एनर्जी को स्टोर कर लेता है. मतलब कार्बन कार्बन को जब जोड़ा गया तब वो इस एनर्जी को लेके जुड़ा. अभी इसको प्रिजर्व करेंगे. अभी उस कार्बन कार्बन को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे क्या होगा, ये एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है और ये स्टेबल कंपाउंड है, ये आसानी से टूटेगा नहीं. अब जब मुझे इस ग्लूकोज का एनर्जी रिलीज करना है, अब मान लो मैं प्लांट नहीं हूँ, ठीक है, मैं प्लांट से निकल के मैं इस ग्लूकोज को मेरे बॉडी में डाल दिया. अब मुझे एनर्जी निकालना है इसमें से. ये चीज प्लांट में भी होगी, प्लांट के अदर पार्ट्स में भी, इवन प्लांट के फोटोसिंथेटिक पार्ट में भी ये रेस्पिरेशन तो कांस्टेंट प्रोसेस है. चलो मेरी बात करते तो एकदम रियलिस्टिक लगेगा. हमारे ह्यूमन की बात करेंगे तो मेरे अंदर ग्लूकोज है, अभी मुझे ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है. कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज ऐसे ही टूट नहीं जा रहा है. ग्लूकोज में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, वो ऐसे ही टूट के एनर्जी रिलीज नहीं करेगा. मुझे थोड़ा सा एक्साइट करना पड़ेगा ग्लूकोज को. उसको एक्साइट करने के लिए मैं थोड़ा सा एनर्जी दूंगा और फॉस्फोराइलेट कर दूंगा. एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है. और ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया था. एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं. एडिनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं. एक फॉस्फेट को अगर मैं तोड़ूंगा तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा. उसके साथ साथ एनर्जी निकलेगा इसके बीच में. उस एनर्जी को लेके मैं फॉस्फोरस को किसी कार्बन में चिपका दूंगा, ग्लूकोज किसी कार्बन के ग्लूकोज को चिपका दूंगा, ठीक है. तो इसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, ठीक है. ये चीज जो हो रही है, ऐसा चिपका देना, इस एटीपी को तोड़ के इस फॉस्फोरस को कार्बन में जोड़ देना, ये करता है हेक्सोकाइनेज बाय द एक्टिविटी. ये होता है phosphorylation to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of enzyme hexokinase. ये दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेज. तो हेक्सोकाइनेज फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक. जैसे ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया वैसे ही फ्रुक्टोज को भी फॉस्फोराइलेशन करेंगे, ठीक है, सेम जगह पे. अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहा गया, ठीक है. गिव राइज टू ग्लूकोज, ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. देखो ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है. इसमें एटीपी लगा, हेक्सोकाइनेज इसके फॉस्फोरस को निकाल के इसमें इसके 6 कार्बन में चिपका दिया. कार्बन के पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन पे एक फॉस्फोरस चिपका दिया हेक्सोकाइनेज, ठीक है. यहाँ पे एडीपी निकल गया, ठीक है. यहाँ पे एटीपी लग रहा है,
एडीपी निकल रहा है, ठीक है, ओके। तो वैसे ही सेम प्रोसेस फ्रुक्टोज के पास भी होगा और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बन गया, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद से डायरेक्ट सेम इन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का प्रोसेस सेम। अच्छा, ग्लूकोज में एक एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व होगा, इसीलिए सिर्फ ग्लूकोज का मेंशनिंग किया गया। वो स्टेप होता है आइसोमराइजेशन, ठीक है, ठीक है। दिस phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6 phosphate। मतलब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमर में, इसके आइसोमर में बदल दिया जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है, समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको कौन करता है? आइसोमरेज एंजाइम करता है, जो कि एनसीईआरटी में खास मेंशन नहीं है, बट आइसोमरेज एंजाइम करता है। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर सेम। बोल रहा है इसके बाद, इस पॉइंट के बाद ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज, दोनों का मेटाबॉलिक प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। ये टेबल में इस फिगर में दे दिया है। अभी बोल रहा है ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल of different enzyme takes place to produce pyruvic acid to glucose from glucose। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये 10 स्टेप्स होंगे कुल, ठीक है। ये पूरे 10 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज टूट के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना रहा है, सिंपल, ओके। तो इसमें अभी बोला कि ध्यान देना है जहाँ पे एटीपी और NADH बन रहे हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा टाइम विद टाइम, ओके, विद अप्रोप्रिएट टाइम। ATP इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप्स। ये कह रहा है ATP इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप्स, मतलब ATP 2 स्टेप्स में यूज हो रहा है, 2 स्टेप में ATP को यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक स्टेबल कंपाउंड था, उसको एक्साइट करने के लिए मैंने एक फास्फोरस चिपकाया, तो ये थोड़ा सा एक्साइट हो गया, थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ। अभी थोड़ा सा और अनस्टेबल करूंगा, एक और बार ATP लगा, एक और बार फास्फोरस लगाऊंगा, इस बार लगाऊंगा पहले कार्बन का, इस बार लगाऊंगा पहले कार्बन का। अभी ये मॉलिक्यूल इतना अनस्टेबल हो गया कि ये टूट सकता है, ठीक है, ये अभी टूट सकता है, इट इज एट वर्ज ऑफ ब्रेकिंग। इतना अनस्टेबल हो गया है कि ये टूट सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले फॉस्फोराइलेट किया 6 कार्बन में, फिर फर्स्ट कार्बन में, तो ये इतना अनस्टेबल हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल में टूट सकता है, ठीक है। अभी आ जाना, ठीक है, ये ATP का यूज हो जाना, एनर्जी को इन्वेस्ट होना, इसको इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। पहले और दूसरे या तीसरे, पहले और तीसरे स्टेप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट इन द conversion of glucose to glucose 6 phosphate and second in the conversion of fructose to fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate। तो वही बोल रहा है, पहला और तीसरा, इसके फॉर्मेशन के लिए एक फॉस्फेट लगा, इसके फॉर्मेशन के लिए आपको पता चल रहा है कहाँ पे लगेगा, ठीक है, एनर्जी लगा। अभी इसके बाद देख, fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxy acetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde PGAL, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस हमने बोला है PGAL, ठीक है, PGAL पूरा लिखने से अच्छा PGAL। अभी क्या होता है कि मैंने बोला fructose 1,6 bisphosphate इतना एनर्जाइज्ड हो चुका है कि अभी स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज मतलब ओज मतलब शुगर, ट्राई मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर, ठीक है, जिसमें एक फॉस्फेट तो जुड़ा हुआ हो, ठीक है। 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट का एंटिटी यहाँ पे चला गया, एक फॉस्फेट का यहाँ पे चला गया, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंटेनिंग। अच्छा, यहाँ पे रिवर्सिबल है, ये देखो एरो में डिफरेंस देखो, ये एक फॉरवर्ड डायरेक्टिंग एरो है, ये रिवर्सिबल एरो है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसी चीज को टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL।
दोनों की, जबकि दोनों सेम है, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। तो बेसिकली ये दोनों PGAL और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए रिवर्सेबल बोला गया है। अच्छा, अभी क्या है ना, ये DHAP आगे ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड तो नहीं बना था, ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटा तो एक ये बन गया। अच्छा, ये रिवर्सेबली PGAL में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल में जब टूटा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल में जब टूटा, एक मॉलिक्यूल PGAL का बना जो कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकता, एक मॉलिक्यूल DHAP का बना जो कि आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट DHAP PGAL में कन्वर्ट हो सकता है, तो हो जाएगा, ठीक है। अभी एक मॉलिक्यूल PGAL था, ठीक है, ग्लूकोज टूटा, एक मॉलिक्यूल ऑफ PGAL बना, एक DHAP बना, DHAP PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे हाथ में 2 PGAL होगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। तो इस स्टेप के बाद हर 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 स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। अभी दो मेरे पास ट्रायोस बिसफॉस्फेट है, ट्रायोस बिसफॉस्फेट है। अच्छा, ये देखना, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, चलो ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है मेरे पास, 3 कार्बन करने नहीं है, ठीक है। अभी ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, PGAL जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, BPGA, ठीक है, BPGA। अभी यहाँ पे देखो, वी फाइंड देयर इज वन स्टेप, और ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, वेयर NADH प्लस प्लस H प्लस इज फॉर्म फ्रॉम NAD प्लस, ठीक है, एक स्टेप है जिसमें NAD प्लस कन्वर्ट होके बना देता है NADH प्लस H प्लस। अभी ये चीज़ क्या है, ठीक है, तो मैं बता दूं, ये ATP जैसा है, ठीक है, ADP जैसा है, ठीक है, ADP जैसा है, उसमें कुछ जुड़ेगा और एनर्जी स्टोर कर लेगा, ठीक है। ATP एक रेडिली यूजेबल फॉर्म है एनर्जी करेंसी की, ये उतना रेडिली अवेलेबल नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस ऑर्गेनिज्म में इसको कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म है तो वेल एंड गुड, पूरा का पूरा एनर्जी निकल जाएगा इसमें से, हम इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट करके ATP में कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर नहीं है इस मैकेनिज्म को, तो इसको रीजनरेट करने के लिए कुछ और करनी है, ठीक है, दो चीज़ है इसके बाद, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, ये है जैसे कि ATP है, ठीक है, वैसे ये है नियासिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड IN। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, दो हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अच्छा, एक बात बताना, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन आना चाहिए, तो हाइड्रोजन माइनस वाला चार्ज इसके पास आ जाए, प्लस ये अपने साथ साथ एक H प्लस को लेकर घूमता है, मतलब टोटल चार्ज तो सेम है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये साथ में भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये बनता है जब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये कह रहा है दिस इज व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL इज कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अगर कंफ्यूजन आपको होता होगा तो वो आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद चला जाएगा, बट मैं अभी क्लियरिफाई कर दूं, 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, जिस भी कंपाउंड में 8 लिखा हुआ है उसके जगह पे मैं एक एसिड भी लगा सकता हूँ। 8 मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कुछ है, मतलब इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। 8 अगर किसी में भी 8 लिखा हुआ है लास्ट में, तो उसमें एक एसिड भी लगा सकता हूँ। देखो, एक एसिड लगाया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फिर वापस से फॉस्फोग्लिसरेट लिख दिया है, तो इसको मैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकता हूँ। फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट लिखा हुआ है, ठीक है,
तो पायरुवेट लिखा हुआ है तो इसको मैं पायरुविक एसिड भी बोल सकता हूँ, ठीक है, वन एंड द सेम, ठीक है। नाउ क्या होता है इस स्टेप में, जब इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इसमें होगा ऑक्सीडेशन, ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, वहीं पे सामने मुझे इसका रिडक्शन होगा। ये इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, अगर किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको मैं रिडक्शन बोलूँगा। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिसमें PgAl BPGA में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू, वहीं पे कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है NAD+, जो हाइड्रोजन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस ऐसे ही पॉसिबल है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 2 redox equivalent are removed from PgAl and transferred to the molecule of NAD+। इसका मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन रेडॉक्स में ऐसा देखना, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट, दो हाइड्रोजन जितना एनर्जी इसमें से निकलता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से निकलता है और बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चिपक जाता, मतलब इसमें से निकलता है और NAD+ ले लेता है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है। देखो 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम PgAl एंड ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल ऑफ NAD+, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन भी रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ PgAl is oxidized and with inorganic phosphate to convert into BPGA। इसमें दो स्टेप होता है, पहले क्या होता है, पहले दो हाइड्रोजन निकलते हैं और NAD+ ले लेता है, ठीक है, NAD+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है। अब जो बचा, अब इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज PgA इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं समराइज कर रहा हूँ कि ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट था, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था। इसमें क्या होता है, इसमें से दो हाइड्रोजन हाईली एनर्जाइज्ड हाइड्रोजन एटम निकलता है और उसको छीन लेता है NAD+, ठीक है, NAD+। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और मेरे पास अभी ऑक्सीडाइज हो गया, अभी इसमें एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, इतना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे 3 फॉस्फेट था, यहाँ पे 3 फॉस्फेट था, यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फेट हो गया, मतलब इस प्रोसेस में एक फॉस्फेट जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, एक हाइड्रोजन, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ दो हाइड्रोजन एटम निकले और एक फॉस्फेट आयन जुड़ा, ये हुआ इसके बीच में, ठीक है। और एक NADH+ बना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एक NADH+ बना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एक NADH बना, तो हमारे पास दो था, ये भी कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनेगा, एक कार्बन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। अभी देखना अभी अगले स्टेप में अगेन एक फॉस्फेट निकलेगा, एक ATP बनेगा, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा। अभी क्या होगा, ये भी निकलेगा, जब निकलेगा तब एक और ATP निकलेगा, ठीक है। इसको निकालने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसमें से पानी निकलेगा, ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टेप से पानी निकलता है, चलो ठीक है। अभी ये बन जाएगा पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, इसमें से फॉस्फो ग्रुप निकल जाएगा और ATP का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, और पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। Conversion of BPGA is also this energy is trapped in the formation of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of PP, phosphoenol pyruvic acid, PP बोलते हैं इसको, to pyruvic acid, ठीक है। अभी पूछा है, can you calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule?
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो आगे बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, अभी मैं फ्रुक्टोज को नहीं बोलूंगा, फ्रुक्टोज का आप ध्यान में रखना, आप कमेंट पे मेंशन करना फ्रुक्टोज में कितना क्या चल रहा है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मैंने एक एटीपी लगा दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे दूसरा एटीपी लग गया, मतलब मेरा लॉस चल रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है 2 एटीपी का। ठीक है, वो रिकवर करना है आगे आगे जाके। ठीक है, अभी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 1,3 बिसफॉस्फेट जो था वो टूटा 2 में। ठीक है, 2 में, DHAP और PGAL। ठीक है, DHAP आगे जाके पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल को, और ये कन्वर्ट हो सकता है PGAL में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PGAL में। ठीक है, तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है PGAL का, 2 मॉलिक्यूल है PGAL का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल NADH बनाएगा, एक मॉलिक्यूल एक NADH बनाएगा, तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का, तो 2 NADH बनाएगा, 2 NADH बनाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद से सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 NADH बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, एक एटीपी निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये जो बिसफॉस्फेट है, इसमें से एक फॉस्फेट निकला और एक एटीपी बन गया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 एटीपी निकल रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी निकल रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल से भी एक निकलेगा, तो इन टोटल 2 एटीपी बना, तो यहाँ पे भी 2 एटीपी बना। तो यहाँ पे देखना, इन्वेस्टमेंट 2 एटीपी का कर दिया था एक मॉलिक्यूल में, आया मेरे पास 2 एटीपी यहाँ पे, 2 एटीपी यहाँ पे, 4 एटीपी हो गया। ठीक है, और 2 NADH बना। तो मैं समराइज कर दूं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, यहाँ से ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, उसमें ग्लूकोज को एक्साइट करने के लिए मैंने 2 एटीपी लगा दिया इनिशियल स्टेप में। ठीक है, जो मैंने आगे जाके माइनस कर दूंगा, कोई बात नहीं। फिर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल कुछ बनता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनता है, उसमें से दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। ठीक है, उसके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब बीपीजीए बनेगा, फॉस्फोग्लिसराइड जब बीपीजीए बनेगा, तब मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेगा। ऐसे मेरे पास 2 PGAL था, तो 2 NADH बनेगा। ठीक है, तो 2 ATP इन्वेस्टमेंट, 2 NADH बना, फिर आगे जाके 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 ATP। ठीक है, तो इन टोटल 4 ATP रिलीज हो रहा है और 2 NADH रिलीज हो रहा है। वहीं पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया था 2 ATP का, तो मैं 2 ATP को माइनस कर देता हूँ, तो एट द एंड मेरे पास 2 ATP बना और 2 NADH बना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन द पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तो इसका आंसर होगा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड। ठीक है, हाउ मेनी डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड, तो इसका आंसर होगा 4, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली 2 एटीपी बना, इनडायरेक्टली ये NADH जो बना वो आगे जाके अगर पूरा ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है, पूरा ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो इसको, इसमें से भी मुझे एटीपी मिल जाएगा, इनडायरेक्टली होगा। इट इज लाइक अ एनर्जी करेंसी, बस ये इट इज लाइक अ चेक, जो मैं बैंक में जाके अगर मैं डिपॉजिट करूंगा तो मुझे कैश मिलेगा, कैश इज ATP, तो ये जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बैंक में जाना पड़ेगा ना, बैंक इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाना पड़ेगा, अंदर जाके उसको ATP में कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। तो ये पूछ रहा है डायरेक्टली सिंथेसाइज हाउ मेनी, एक मॉलिक्यूल से डायरेक्टली कितना सिंथेसाइज हुआ, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज हुआ। ठीक है, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट का माइनस नहीं किया, इसलिए इसने बोला भी नहीं था, इसीलिए इसका आंसर 4 होगा। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अभी पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट
मतलब पायरुविक एसिड आगे जाके क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये बोल रहा है दिस डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड। अगर सेल्यूलर नीड के हिसाब से इसके आगे जाके जो भी होगा। ठीक है। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच सेल हैंडल पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, 3 तरीके से है बेसिकली। एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा होगा एनारोबिक। ठीक है, दिस there are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. Fermentation takes place under anaerobic condition, मतलब fermentation कोई भी हो anaerobic condition में होगा in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. ठीक है, सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स में होगा या फिर many prokaryotes में होगा. For the complete oxygen of glucose to CO2 and water, however, organism adopts Krebs's cycle, which is also called as aerobic respiration. Krebs cycle को ही aerobic respiration बोलते हैं. This requires oxygen supply. अभी ये पूछ रहा है पायरुविक एसिड जो बना इसके एंड में उसका नसीब क्या है, उसका आगे जाके क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या है. तो आगे जाके क्या होगा डिपेंड करता है सेल के पास कितना कौन सी चीज की अवेलेबिलिटी है. सेल के पास ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन करने की एबिलिटी है तो कुछ और करेगा, अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की एबिलिटी नहीं है तो कुछ और करेगा. ठीक है, अगर यूटिलाइजेशन करने की एबिलिटी है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करके पूरा का पूरा पायरुविक एसिड कन्वर्ट कर देगा CO2 में और उड़ा देगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी कन्वर्ट कर देगा, एटीपी बना लेगा. वहीं पे अगर नहीं है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ठीक है, तो पार्शियली ऑक्सीडाइज करके ही छोड़ देगा. ठीक है, ये रेस्पिरेशन करके छोड़ देगा, जो कि होता है मैनी प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, और ये थोड़ा सा ट्रू कैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में होगा. बेसिकली बैक्टीरियाज वगैरह की बात चल रही है, इसके बारे में इन डेप्थ में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. लिविंग वर्ल्ड वगैरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके इन दोनों वर्ड्स के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. हालांकि ये एरोबिक कंडीशन में करेंगे, एनाएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करेंगे. फर्मेंटेशन अगला टॉपिक है जिसका मतलब होता है बबलिंग, जो कि आगे मैं बताऊंगा इसका मतलब. विद दिस आई एंड द सेशन. ग्लाइकोलाइसिस को एक सिंपल वे में रिवाइज करा लूंगा. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस जिसमें हम ग्लूकोज को स्प्लिट कर देते हैं. ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. ठीक है, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, 2 पायरुविक एसिड 6 कार्बन कंटेनिंग होगा. ठीक है, अभी क्या होता है, ये एंजाइम्स के थ्रू होता है और एक स्टेप में नहीं होता, सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स में होता है. ये स्टेट चेन रिएक्शन होता है. जो ये एरो बने हुए थे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, रिवर्सेबल नहीं है. सिर्फ यही एक इकलौता स्टेप है जिसमें रिवर्सेबल होता है. इसमें एंजाइम कैटलाइज्ड होता है, वेरियस अलग अलग एंजाइम अलग अलग प्रोसेस करता है. ठीक है, एंजाइम को याद करने की जरूरत है. दूसरा जहाँ पे एटीपी यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे एटीपी या एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, वो वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है. मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो मेजर कंफ्यूजन. अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ जाएगा. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज प्लांट ने ग्लूकोज जब बनाया था तब सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन बॉन्ड में स्टोर कर दिया था. अभी जब ग्लूकोज बन गया तो ये स्टेबल कंपाउंड है, इसमें से एनर्जी इतने आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसको एक्साइट करना पड़ेगा. तो जिस सेल को इसको यूज करना है उसको वो सेल इसको एक्साइट करेगा. पहले एक्साइट कैसे करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल से थोड़ा सा एनर्जी लेगा, उस एनर्जी से ये एक्साइट हो जाएगा और फॉस्फेट आयन चिपका देगा, इसमें फॉस्फेट आयन जोड़ देगा. सिंपल ऐसा है. ठीक है, बेसिकली 2 बार ऐसा होता है ग्लूकोज में, 2 बार फॉस्फेट आयन जुड़ता है, पहले बार यहाँ पे फिर दूसरे बार यहाँ पे. तो 1,6 और कार्बन का लोकेशन वो देख लेना. चलो ठीक है, तो 2 बार ऐसा एक्साइटमेंट होता है. फिर क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल, PgAl और DHA. ये दोनों
रिवर्सेबल होता है, मतलब DHAP PGAL में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, DHAP आगे जाके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर मुझे एक ग्लूकोज का हिसाब लगाना है तो DHAP को मैं इसमें कन्वर्ट करके हिसाब लगाऊंगा, PGAL में कन्वर्ट करके हिसाब लगाऊंगा। तो अभी मेरे पास ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से 2 PGAL है, 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करेगा अब? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इसके बाद फॉस्फर, यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है, पहले एक रिड्यूसिंग एजेंट आएगा NAD+, ठीक है, वो इसमें से 2 हाइड्रोजन खींच के निकाल लेगा विथ एनर्जी, एनर्जी के साथ ले लेगा, ठीक है, एनर्जी के साथ ले लेगा। तो रेडॉक्स इक्विवेलेंट बोला है, ठीक है। तो NAD+ NADH+H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, इसका हो गया रिडक्शन, और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन, ग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, एसिड में, एसिड की तरफ जाएगा, ये एसिड की तरफ। अभी उससे पहले मैं बता दूं, इसमें एक फॉस्फोरस आयन जुड़ जाता है, ठीक है, इसमें एक फॉस्फोरस आयन जुड़ जाता है, तो इसके बाद बिस फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे एक फॉस्फेट आयन जुड़ा तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, ठीक है, BPGA, ठीक है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होगा, अभी एक इसमें से फॉस्फोरस निकल जाएगा और ATP बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें से अभी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा, PEP, ठीक है, पानी निकल गया। PEP में एक फॉस्फेट अभी भी बचा है, वो निकल जाएगा और पायरुविक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अभी इसका समरी बना, इसका एनर्जी डायनामिक्स बताता हूँ, एनर्जी कैलकुलेशन बताता हूँ। पहले मैंने 2 ATP का इन्वेस्टमेंट किया, फिर मुझे 2 NADH बन के मिला, ठीक है, फिर मुझे उसके बाद 4 ATP का बन के मिला, ठीक है। इन टोटल मेरे पास 4 ATP और 2 NADH बना। अभी क्या हो रहा है कि मैंने 2 ATP इन्वेस्ट किया था, तो मैंने 4 ATP को डायरेक्टली माइनस कर दिया, तो मेरे पास इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, 2 ATP और 2 NADH, ठीक है। अच्छा, अभी अगर 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 आपको सवाल पूछा जाए, ये बात देखना, डायरेक्टली सिंथेसाइज हाउ मेनी डायरेक्टली सिंथेसाइज बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर आना चाहिए 4 इसमें, क्योंकि सवाल में माइनस करने नहीं बोला है, तो 4 डायरेक्टली बना है, ठीक है, 4 डायरेक्टली बना है ATP, ठीक है। अगर आपको एज सच अगर नेट में चाहिए, तो एक ग्लाइकोलाइसिस में 2 ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 ATP सिंथेसाइज होता है, 2 NADH बनता है, ठीक है। अभी पायरुविक एसिड का आगे जाके क्या होगा, वो सेलुलर नीड के ऊपर डिपेंड करता है और उसके पास क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अभी क्या होता है, NADH जो है, उसको हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे वो हम फर्मेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। NADH फर्मेंटेशन, अभी NADH से भी हम ATP बना सकते हैं, बट उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए, ठीक है। With this, I conclude the session of glycolysis. I hope you understand it. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना. With this, I conclude. जय हिंद, जय भारत.